कहते हैं कि अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो पूर्वांचल होकर ही जाना पड़ेगा। पूर्वांचल में सियासत गर्म है, सियासी पारा बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे साथ काजल निषाद हैं। जी हाँ, महागठबंधन की ये गोरखपुर के उम्मीदवार हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन है। क्या स्ट्रेटजी है काजल निषाद जी की? ये अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और पूर्वांचल में काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आखिरी दिन है, स्ट्रेटजी क्या है? गोरखपुर की मतदाता, गोरखपुर की जनता क्यों अपना वोट दे? गोरखपुर की जनता मुझे इसलिए मत देगी क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं अपने जनता के बीच में रहती हूँ। उनके सुख दुख में निरंतर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करती हूँ। दूसरी बात कि मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहनकर बहुरिया बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। और लोग अपनी घर की प्रत्याशी को वोट देंगे, लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे, अपनी बहू बेटी को वोट देंगे और बाहरी को भगाएंगे। बाहरी वर्सेस घर का चुनाव चल रहा है, तो लोग अपने घर की बहू बेटी को वोट देंगे, बाहरी को वोट क्यों देंगे? एक बार वोट देकर देख चुके हैं। माननीय सांसद जी कभी किसी के लिए कदम चले नहीं होंगे। उनके नाम का कोई पत्थर पट्टा भी आपने देखा नहीं होगा। सांसद निधि 5 साल में कहाँ खर्च किए उनका हिसाब नहीं देते हैं। वो जनता के लिए कभी किसी अधिकारी को हड़काए नहीं होंगे, कहीं पुलिस थाना दरोगा एसओ से लड़े नहीं होंगे, कहीं जनता के बच्चों के लिए कहीं एडमिशन नहीं करवाए होंगे, बिटिया कन्यादान नहीं करवाए होंगे, कहीं कोई बीमार है तो अस्पताल में इंतजाम नहीं करवाए होंगे। ये सारे काम वो करते नहीं हैं। ऊपर से कहते हैं कि गरीबों के पसीने से बदबू आती है, निषादों के पसीने से बदबू आती। मैं नहीं कह रही हूँ, उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो वो ये कहते हैं कि निषादों के पसीने से बदबू आ रही है, तो निषाद उनको वोट क्यों दे? गरीब उनको वोट क्यों दे? वोटवा तो लेवे बा, लेकिन पसीने से बदबू आवत बा माननीय जी के, तो कैसे वोटवा मिली? लेकिन उनका ये कहल बा कि डेवलपमेंट की नई लकीर वो खींचे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम जो है फिल्म सिटी यहाँ पे बना रहे हैं। क्या जवाब देंगे इस वाले सब्जेक्ट पे? अभिनेता से नेता बने हैं, अभिनेता बनकर ही रह गए हैं। आज भी अपनी फिल्मों के पोस्टर यहाँ वहाँ चिपका रहे हैं, आज भी शूटिंग की और फिल्म सिटी की ही बात करते हैं। कभी जनता के मुद्दों की बात आपने सुनी? कभी महंगाई पे माननीय जी माँ बोले, बेरोजगारी का ब बोले? पेपरवा लीक हो रहा है यहाँ, आपने देखा पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो गए, अभी अभी नीट के पेपर लीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना लव लेटर लिखना होला ना, उतना पेपर लीक होला, तो उस पर एक चूँ चाँ नहीं करते हैं। माननीय जी जो है वो योगी जी की जेब में पड़े रहते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे परम आदरणीय ब्राह्मण नेता है जो जनता के लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन योगी जी ने बाहरी जो है ब्राह्मण को इसलिए बुलाए हैं कि वो जेब में पड़े रहेंगे, चूचा नहीं करेंगे। और पहले तो मात्र रवि किशन लिखते थे, शुकुल जी नेता बनने के लिए शुकुल लिखे हैं, हाँ, और उसके बाद शुकुल लिखने के बाद भी तिवारी हाथे पर छापा पड़वाते हैं, तो कैसे ब्राह्मण नेता है? मुझे बताइए। खोराबार के 600 घर टूट रहा था, ब्राह्मण समाज ने मुझे बुलाया था, ठाकुर परिवार ने मुझे बुलाया था, बहुत सारे समाज के लोग रह रहे थे, खासकर ब्राह्मणों का घर है, वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। कैसे शुकुल जी है, कैसे ब्राह्मण नेता है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं इसलिए राम उनको लाएंगे। राम मंदिर कितना बड़ा इशू मानती हैं पूर्वांचल के अंदर? राम को कोई ला सकता है? राम तो सदियों से है, कण कण में है, मन मन में। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप भी बोलते होंगे, हम भी बोलते होंगे। व्यापारी भाई जितने दुकान खोलते हैं ना, तब पहले घंटी अगरबत्ती करके पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, बाद में क्या करते हैं? बाद में व्यापार करते हैं, बाद में रोजगार करते हैं। जब बर देखा हुआ आई तो का पूछल जाई? जब बर देखा हुआ आई तो पूछल जाई लड़का कितना कमाता, लड़का कौन कमाई करता, लड़का कितना पढ़ता, कितना घर द्वार बा, कितना जमीन बा, लड़का कुछ रुपया कमाता ना, ई पूछल जाई। ई ना पूछल जाई कि अरे समधी जी बताई लड़का कितनी बार राम राम जपता, कितनी बार कावड़ ढोले बा, कितना घंटी अगरबत्ती घुमावता, ना समधी जी लिख के बताई लड़का कितनी बार अयोध्या गए बा, ई पूछाई। बायोडाटा में क्वालिफिकेशन जो होता है, प्रोफेशन क्या लिखाएगा, लड़का कितना कमाता, कौन डिग्री बा लड़का लग गए। तो कमाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, इस मुद्दे पर ये बात नहीं करते। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से कितना आप रोजगार कमा लेंगे? तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हम करते ही नहीं। मोदी जी तो कह रहे थे कि 15 लाख आएगा, आपके खाते में आ गए? नहीं, हमारे खाते को छोड़िए, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे खाते में तो नहीं आए, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि ये जुमला है।
हाँ बराबर। तो वही तो, एक भाई जो है वो बोलते हैं, वादे करते हैं, एक भाई कहते हैं जुमला है, छोटा भाई बोलते हैं 15 लाख आएगा, मोटा भाई बोलते हैं जुमला है। तो इस तरह की इनकी जो है वो कूटनीति चल रही है, फूट डालो राज करो, अंग्रेज नीति पर ये चलने वाले हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू आप जैसे पत्रकार महोदय, थैंक्स टू जितना सोशल मीडिया में जितने वीडियो वायरल होते हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है ना कि हमारी जो गौरवमयी बेटियां हैं वो धरने पर बैठी है, जब गोल्ड मेडल लाती हैं तो मोदी जी बेटी बेटी करेंगे, और वही बेटी जब इल्ज़ाम लगा रही है कि वो ब्रिजभूषण शरण से हमारा यौन शोषण कर रहे हैं तो उनको चूचा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पक्के मकान दिए, वो ये कह रहे हैं कि 370 हमने हटाया, इसका क्या जवाब देंगे आप? 2022 से पहले पक्का मकान मिल गया हो सबके? 2022 से पहले किसान के आय दुगना हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गोद लिए वो गाँव गोद में अभी पड़े हुए हैं, उनका विकास ही नहीं हुआ है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। राशनवा जो ये दे रहे घटिया क्वालिटी का, नमकवा में बालू बा, शीशा बा, मोरंग के बालू किचिर किचिर कर रहा था, अब प्लास्टिक के चाउर धोले के समय ऊपर आ जाला। 370 तो हटाए हैं मोदी जी। मुझे बताइए, रोजगार नहीं चाहिए? 370 हटाने से रोजगार मिल गया, जाके सब कश्मीर में घर खरीद लिए, यहाँ दुकान जो काम धंधा छोड़कर चले जाएंगे कश्मीर में ज़मीन लेने के लिए। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ ज़मीन खरीदे बताइएगा? कितने लोग गए वहाँ पे लेने के लिए? चलिए आप ये बताइए, चांद पे भी जा रहे थे, मंगल पे जा रहे थे, कितने लोग गए मंगल पे ज़मीन खरीदने? चलिए आप अगर आप जीतेंगे तो करेंगे क्या, क्या आपका विजन है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है आपका? देखिए, सर्वप्रथम अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ सदियों से और सालों से एक जमाए बैठे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है। मैंने खुद देखी है। अगर आप एम्बुलेंस में किसी परिजन को ले जा रहे हैं तो वो अस्पताल की सुविधा तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। ट्रैफिक समस्या इतनी है कि बेचारे का वहीं निधन हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे ट्रैफिक से छुटकारा मिलना चाहिए, इस समस्या से फ्लाईओवर बनने चाहिए। फ्लाईओवर 4-5 है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बने। इनके नाम का तो कोई कार्य हुआ नहीं। इन्होंने कहा था कि हम मेट्रो चलाएंगे, ईंटा ढूंढत हैं, एक ईंटा नहीं मिला था मेट्रो के। हम लगवले ही बहुत सारे लोगों को कि बेटा एक ईंटा मिलत फोटो खींच को हमको बताना, पहले ईंटा का हम पूजा करेंगे, लेकिन वो ईंटा हमको अभी तक नहीं मिल रहा। इनके हर कार्य प्रगति पर होते हैं, प्रगति नहीं हो रही है। तो पहली बार तो फ्लाईओवर बन जाएंगे अगर, तो ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी, 2 समस्या और है। एक मैंने जो देखी, जानवरों की समस्या। मैंने खुद देखे हैं मवेशी जानवर इतने इधर वहाँ घूमते हैं, कड़ाके की ठंड में और कड़ाके की धूप में किसान मजबूर है अपनी फसल की रखवाली करने के लिए, क्योंकि एक साथ 35 से 25 सांड अंदर घुस जाते हैं और वो क्या बचाएंगे, फिर फसल को पूरा बर्बाद करेंगे। मैंने खुद 10:30-11 बजे मैं जा रही थी, 8 सांड जो है वो लड़ रहे थे आपस में, 8, और उसमें एक बाइकर बेचारा घायल हो गया, वो भी लहूलुहान हुआ। बाइकर जो बेचारा एक आदमी वो भी लहूलुहान हुआ, और वहाँ पे जो है सांड भी लहूलुहान हुआ। दोनों को चोट लगती है, जानवरों को भी लगती है। यहाँ पशु आश्रय स्थल बन जाना चाहिए। मैं गौशाला की बात नहीं कर रही हूँ, गौशाला है, कागज़ों में है, ज़मीनी हकीकत पर नहीं है। लेकिन अगर पशु आश्रय स्थल बन जाएगा तो जानवर वहाँ सुरक्षित रहेंगे और यहाँ मानव जीवन भी सुरक्षित रहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गोरखपुर में जल भराव की समस्या है। मैंने खुद महापौर का चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि 1 घंटे की बारिश हुई थी और पूरा शहर जलमग्न हो गया था। हम ठेवने ले पानी ले प्रचार कर ले हैं मैंने खुद, और मैंने देखा कितने घरों में पानी घुस गया था, बर्तन तैर रहे थे प्लास्टिक के, लकड़ी के कारोबारी के लकड़ियां खराब हो रही थी। तो इस तरह की ये जल निकासी की समस्या का समाधान होना चाहिए, अंडर शिविर बनना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं बना है। ये सारी समस्या है। ये तो आपने कह दिया कि आपका विजन डॉक्यूमेंट ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार जाएगा, इससे कम आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर बार चेतावनी देती है। ये कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटी बचाओ। रवि किशन जी की बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे, बेटी बचाओ का नारा देंगे ये, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे हैं, ये बेटी बचाओ का नारा देंगे, ये चेतावनी देते हैं। ये कह रहे 400 पार। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लहसुन हुई 400 पार, कड़ूक तेल हुई 400 पार, टमाटर 400 पार हुई, जोन चीज़ के कुल दाम 60 से 70 रुपया बा, वो 400 पार चल जाई। इतना हम महंगाई कर दे, आपको चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा,
जी। मैंने देखा कि आपने फूलन देवी की तस्वीर लगाई हुई है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव से कहूँगा कि उस तस्वीर को भी आप दिखाइए, और उस पे लिखा है कि बॉर्न एंड अंडरडॉग एंड शी फॉट बैक आई फूलन देवी, नीचे काजल निषाद लिखा हुआ। फूलन देवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं क्या आप? बिल्कुल, हमारी माँ है, हम उनको माँ मानते हैं। वीरांगना हमारी माँ फूलन देवी दुर्गा का रूप, जिन्होंने बहुत अच्छे से सबक सिखाने का काम किया कि बेटियों पर अगर अत्याचार करेंगे तो इस तरह का जवाब देना चाहिए। तो वो हम निषादों की माँ हैं। क्या सीखती हैं आप उनसे? लड़ाई करो, लड़ो, उठो, बिल्कुल जितने भी अत्याचार हो, दुख हो, तकलीफ हो, उनसे जूझते हुए हिम्मत के साथ सामना करो। काजल जी, आपका भी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, खासतौर पे जो हमने देखा है। आप एक एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, पूर्वांचल की आप रहने वाली हैं। वो जीवन कैसा था? राजनीति में कैसे आपका जो है आपका आना हो गया? हाँ, वो जीवन तो सुखमय था, बहुत मतलब ऐशोआराम वाला जीवन था, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन मैं भहुआ पार की रहने वाली हूँ। माननीय संजय निषाद जी से जब मेरी शादी हुई, मैं भहुआ पार में आई, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है गरीबों पर। जीवन जो है गरीबी में जा रहा है, इनको अपने हक अधिकार नहीं पता है, ये भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैंने संजय जी से डिस्कस किया कि इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। समाज सेवी तो पहले ही थी, तो संजय जी ने कहा कि इस तरह से तो यहाँ पे बहुत से लोगों का दबदबा होता है, आप इस तरह समाज सेवा नहीं कर पाएंगी। नेता वेता बन के कुछ पावर में जब आकर इनका भला कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, किसी भी तरह से इनका भला करना है। तो संजय जी ने कहा तो राजनीति में आना पड़ेगा। तो हमने कहा राजनीति तो हमारे बस की बात नहीं, हम सीधे लोग हैं, हमको मोदी जी की तरह झूठ वूठ बोलने आता नहीं है भाई, खेला करने आता नहीं है। तो फिर भी कहा कि नहीं, इसी तरह फिर हो पाएगा। तो 2012 में अचानक हमको टिकट भी मिल गया कांग्रेस का, और मैं शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ मैं फ़ोन आया कि आपको टिकट मिला है। तो हमने कहा कौन, फ्लाइट का, ट्रेन का, कौन टिकट? तो कह रहे अरे एमएलए का टिकट मिला है। और इस तरह से फिर मैं राजनीति में उतर गई। ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? सच्चे इंसान है, सीधे इंसान है, गरीबों की बात करते हैं, उनके अंदर वो दर्द हो, तकलीफ़ है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का सामना किया है, मोहब्बत बांटते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे? अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी, मैं कैसे बताऊँ, मैं छोटी सिपाही हूँ। भारतीय राजनीति में आदर्श कौन है आपका? जमुना निषाद जी, जिस तरह से उन्होंने उठना सीखा, लड़ना सीखा, हार के फिर उठे, फिर हार के फिर उठे, चले दौड़े, मैं वैसे ही करती रहती हूँ। फिर उठती हूँ, हारती हूँ, दौड़ती हूँ, लड़ती हूँ, चलती हूँ, भागती हूँ, मैं वैसे ही करती रहती हूँ। एकदम समाज के लिए निरंतर अपने आप को सौंपती हूँ मैं पूरी तरह। हमारा गोड़वा सूजल बा, हाथी जैसा पैर हो गया है मेरा, ये देखिए, और पूरी तरह से पैर सूजा हुआ है, ऐसे जूता चिपक गया है पूरी तरह से। तो तभी भी मैं चल रही हूँ। क्या हो गया, चोट लगी थी क्या? दिक्कत आया तभी भी मैं चलती रही। मैं बड़ी जनता के लिए थेथर हूँ। ये पूरा बैंड हो गया था सीढ़ियों से, तो हड्डी टूट गया था, तो प्लास्टर लगा था मोटा सा, जैसे गमला किसी ने बांध दिया हो, तभी भी मैं चलती रही। छूट गया प्लास्टर, तभी भी मैं जनता के लिए चलती रही। बीच में दिक्कत हो गया था, मेदांता में एडमिट थी, मैं तभी भी चलती रही। मैं यमराज को हरा के आ गई, तो दम मारने वाले धमराज को नहीं हरा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। काजल निषाद हमारे साथ थी, जो लगातार गोरखपुर के भीतर पसीना बहा रही है। मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि रवि किशन जो है दूसरी ओर एक अभिनेता है, दूसरी ओर अभिनेत्री हैं, महागठबंधन से ये प्रत्याशी हैं, और लगातार अब देखना यही है कि आखिरी दिन है और जनता किस रूप में, किस तरीके से किसको अपना आशीर्वाद देती है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 गोरखपुर।